हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम मैम चैनल। आज हम जो टॉपिक के साथ आए हैं वो हमारा टॉपिक है कोशिका। यानी कोशिका टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण बन जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चनों की। हमने केवल और केवल क्या लिया है, क्वेश्चनों लिए हैं जो कोशिका से बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं जो विविध परीक्षाओं में आए गए हैं या फिर आने की उनकी प्रबल संभावना है, जिससे कि शॉर्ट टाइम में क्या हो, हम औरों से अलग हो सकें या औरों से आगे हो सकें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? तो आपका बताएं कि इसमें किस में कोशिका अंग में डीएनए होता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहता है वो हमारा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है, क्या इसमें डीएनए होता है। इसका अगर हम देखें तो क्या है कि नाभिक यानी न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक अब नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। याद रखना, यहाँ पे था माइटोकॉन्ड्रिया, फिर भी है क्या है, दूसरा है आपका हरित लवक, याद रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिकीय पदार्थ है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जीनकों से संतानों में ले जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो ले जाता है वो हमारा डीएनए ले जाता है। इसकी खोज की बात करें, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, तो इसकी खोज जो की थी वो की थी आपकी फ्रेडरिक मिसर ने। कब की थी? 1869 में, यानी 1869 में की थी। तथा डीएनए का डबल डेलिस मॉडल आपका जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। अगर डबल आपका ये पूछा जाए कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वो था जेम्स वाटसन तथा आपका फ्रांसिस क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि डीएनए की खोज कितने की थी, तो वह का है आपका है फ्रेडरिक मिसर। कब की थी? 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आज हमने क्या लिया है, क्वेश्चन, और क्वेश्चनों के साथ उनकी डिटेल, क्योंकि आपकी क्वेरी रहती है कि इसे क्या करें, डिटेल में थोड़ा सा बता के चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्रोमोसोम पेयर्स पूछे जा रहे हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, जब जोड़ों की बात की जाए तो हमें जोड़े ही बताने हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जोड़ों की संख्या कितनी है मानव शरीर में, तो वो हमारी रहती है, याद रखिएगा, क्या है, 23। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यहाँ पे क्या पूछा कि गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी हो जाती है, यहाँ पे इसका दूना हो जाता, तो वो हमारा हो जाता 46। ठीक है, यहाँ पे गुणसूत्र जोड़े पूछे हैं तो हमारे कितने हैं, 23। 23 का दूना 46। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए इसका थोड़ा सा। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल में एनिमल्स है, ध्यान रखना, जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े होती है, जो कितनी हो जाती है, 46 पाई जाती है। गुणसूत्र कितने हैं, 46, जोड़े कितने हैं, 23, याद रखना। पुरुषों में आपका होता है 44 + XY, जबकि स्त्रियों में क्या होता है, 44 XS गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्रियों में 22 जोड़े गुणसूत्र यानी 44 ऑटोसोम होते हैं, याद रखिएगा। 22 का दूना कितना है, 44 ऑटोसोम होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX होता है। ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा आपका संवेदनशील भी है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। जिन्हें लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, याद रखिए ना, यहीं से डिसाइड होता है कि आने वाला कौन आएगा, आपका कौन सा चाइल्ड आएगा, गर्ल्स या बॉयज़, XX और XY। जिन्हें लिंग गुणसूत्र यानी एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जनक यानी पेरेंट्स से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वहाँ पुत्र हो जाता है, और जिससे XX गुणसूत्र मिलता है वहाँ पुत्री पैदा हो जाती है। तो ये हमारा प्रोसेस है बॉयज़ एंड गर्ल्स के आने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीव एक दूसरे से अलग है, ऐसा क्यों है? क्योंकि किसी का रंग अलग है, किसी की हाइट अलग है, तो वो हमारा है उत्परिवर्तन। वो हमारा क्या है, ये याद रखना, वो हमारा है उत्परिवर्तन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या है, यानी क्या इसकी डिटेल है। वैज्ञानिकों का यह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप में दिया था उसे नव आपका क्या बोलते हैं, आपका डार्विनवाद कहते हैं। ये डार्विनवाद और आपका वो
वो प्रयोग आपने पढ़े ही होंगे, वंशानुक्रम पर आधारित थे। आधुनिक आपका डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों के उत्परिवर्तित कहते हैं। यह परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि अपने आप क्या होता है, नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि किस में आपके क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र नहीं होते। बंदर है, तितली है, चीता है, इनमें होते हैं। जबकि कौन है, छिपकली, आपके लिजार्ड, इसमें क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र नहीं होते। तो यानी एक्स वाई वाला या एक्सएस वाला नहीं होता। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों यानी जो फिसल के चलती हैं में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, जिनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। ठीक है, तो यहाँ लिंग का निर्धारण कैसे होता है, पर्यावरण के द्वारा, पर्यावरणीय ताप के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो अगर बात की जाए जंतु कोशिका की और उसमें क्या निम्न में से अनुपस्थित होता है, तो जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा क्या है, इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति ये अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। याद रखिएगा, किसमें, जंतु कोशिका में। तो इसके जो देख लेते हैं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति यानी सेल वेल कहलाता है, जो कि हरे पौधों के मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। किंतु कोशिका में कोशिका व्यक्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में इसका क्या होता है, अभाव होता है। तो यानी यहाँ पे क्या है, जंतु कोशिकाओं में इसका अभाव होता है, जबकि क्या हो रहा था, हरित लवक पाया जाता है किसमें, पौधों में। तो हमने यहाँ पे देख ही लिया कि क्या है इसका। तो नेक्स्ट चलते हैं, जैव कोशिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव कोशिका क्या है? जैव कोशिका का कौन सा भाग आपका पावर हाउस कहलाता है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि आपका क्या है, पावर हाउस क्या है। तो जैव कोशिका का कौन सा भाग है जो क्या कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है? तो वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, पावर हाउस ऑफ कोशिका है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एक एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में क्या होता है, अनियमित रूप से बिखरे हुए कोशिकांगों को कहते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग या पावर हाउस ऑफ पावर हाउस ऑफ कोशिका कहा जाता है या सेल कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए, इसे पावर हाउस कहा जाता है। कौन है पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था। पित्तपिंड, ये देखिए कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा भी है और आपके लिए थोड़ा सा क्या होगा, नया भी होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि आपका थोड़ा सा अजीब सा भी है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चनों में नहीं है। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा इसमें वो रहेगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय में पाई जाती है। यहाँ पे देखती हैं, और अंडाशय यानी ओवरी में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति यानी मांस पित्तपिंड कहलाती है। स्त्रियों में आपका ल्यूटिनाइजिम हार्मोन्स के या फिर अंतराली कोशिका के प्रेरक हार्मोन्स अंडाशय से आपका क्या होता है, अंडोत्सर्ग यानी आपका क्या होता है, अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, जिससे कि कॉपर्स सेलुटियम नामक पित्त ग्रंथि का विकास होता है। इससे निकलने वाला आपका है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी ल्यूटिनाइजिंग द्वारा प्रेरित होता है। तो ये होता है हमारा पित्तपिंड, क्योंकि हो सकता है आ जाए कि पित्तपिंड, तो क्या करें, आप घबराएं नहीं। पित्तपिंड क्या है ये आपको पता ही पड़ गया कि ये क्या है, आपका अंडाशय है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ। तो ये प्लाज्मा जो झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन
प्लस आपका क्या होता है इसमें लिपिड होता है। प्रोटीन और किसकी होती है, लिपिड की होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कोशिका झिल्ली का निर्माण 3 परतों से मिलकर होता है। इसमें बाहरी एवं भीतरी परत प्रोटीन तथा मध्य वाली परत का निर्माण आपका लिपिड या फिर वसा द्वारा होता है। अगर आपको लिपिड ना मिले, अगर वसा मिले, तो प्रोटीन प्लस वसा के द्वारा क्या होता है, आपको प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। इसकी 2 परत प्रोटीन की और एक परत जो है, लेयर जो है वो वसा की बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है प्रोटीन संश्लेषण। आपका निम्न में से कोशिका अंगों में किन की भूमिका में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या है कि यहाँ पे राइट आंसर है आपका अंतःद्रवी जलिका और आपका है राइबोसोम। तो इसकी की भूमिका में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, कोशिका अंगों में से निम्न में से भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो वह है अंतःद्रवी आपका जालिका और दूसरा है राइबोसोम। नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक आपका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः अंतःद्रवी जालिकाएं की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। ये बहुत याद रखना कि राइबोसोम क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। ठीक है, आपका है वर्क बेंचेस। तो याद रखना ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं। तो मानव शरीर का ऐसा अंग जिसमें क्या हो, लसिकाएं कोशिकाएं बनती हैं, तो वो हमारा होता है तिल्ली। ठीक है, तिल्ली यानी ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तिल्ली यानी आपका कहीं कहीं पे तिल्ली को क्या मान लिया जाता है, जिगर भी मान लिया जाता है। लसिकाएं कोशिकाएं क्या होती हैं, एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली और थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी आपका लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिका के 2 प्रमुख प्रकार हैं। तो लसिका कोशिका के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं आपके, बी और टी लिम्फोसाइट। हमारे तंत्र में अधिकतम एडीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। तो हमारा जो तंत्र है उसमें अधिकतम एडीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला तंत्र कौन सा है, तो वो हमारा है आपका क्रेब्स चक्र। ठीक है, तो आपका क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा बी यानी आपका है क्रेब्स चक्र। तो नेक्स्ट देखिए। श्वसन तंत्र में अधिकतम एडीपी यानी आपका है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद आपका क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने कब की थी, 1937 या 1937 में की थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, क्रेब्स। ठीक है, किसने की थी, हैंस क्रेब्स ने की थी क्रेब्स चक्र की खोज। इस तरह से इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को। तो ये आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका आपका है एपोप्टोसिस। क्या कहेंगे इसको, आपका है एपोप्टोसिस। ठीक है, जो देखिए प्रक्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को आपका है एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे असत्य कथन, तो कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। तो आपका केवल और केवल जो असत्य कथन है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जो असत्य कथन है वो आपका क्या है, जो असत्य कथन है वो ये है कि यह केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल ही असत्य कथन है।
नेक्स्ट देखिए, स्तंभ कोशिका के विभाजनशील कोशिका होती हैं जिन्हें स्वयं विभाजन की प्रक्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं तथा ये अंगों को क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत भी करती हैं। तो यानी ये क्या करती हैं, क्षतिग्रस्त जो अंग होते हैं उनकी भी क्या करती हैं, ये मरम्मत करती हैं स्टेम कोशिका। नेक्स्ट देखिए, आपका स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में, ये देखिए बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा ध्यान से, कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में क्या क्या विचार है ये देखिए। बीजपुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। दूसरा कह रहा है स्तंभ कोशिका बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। तीसरा कह रहा है स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिकाएं लेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो जो हमारा राइट आंसर है वो रहेगा आपका 1, 2, 3 और 4। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क्या रहेगा, आपका सारे के सारे क्या पूछा जा रहा है इसमें के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सारे के सारे आपके क्या हैं, इसमें सही हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि मतलब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो वो क्या है, स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली हमारी कौन सी होती है, वो होती है भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, दूसरी होती है वयस्क स्तंभ कोशिका। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका बीजपुट्टी अवस्था में उत्पन्न होती है जबकि वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं। इन्हीं बीजपुट्टियों को बिना नष्ट किए ही प्राप्त किया जा सकता है तथा बीजपुट्टी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही प्राप्त सजीवित हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिकाएं रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार प्रश्नगत चारों कथन सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपके आगे जो अभी चारों कथन थे वो चारों के चारों सत्य हैं। तो आज हमने क्या करा है कि पूरा सेल जो टॉपिक था उसको कवर कर लिया है पॉइंटों के माध्यम से। अभी हमारा सेल कवर है, उसके बाद हम लाएंगे, अब नेक्स्ट जो लाएंगे वो हमारा रक्त। तो याद रखना कि रक्त वाला आज हमारा कवर हो जाएगा टॉपिक। अभी हमने सेल को कवर किया है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि आपके आंसर प्लस क्वेश्चनों से पूरे टॉपिकों को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अब हम क्या करेंगे कि बस क्विक रिवीजन करके इन्हें पढ़ने की या इन्हें समझने की कोशिश करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मैटर कोई भी हो, क्वेश्चन जो बनता है वही बन सकता है। ठीक है, बाल की जगह हाथ और हाथ की जगह बाल नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन जो मैटर से बन सकता है वही बनेगा। तो मैंने क्वेश्चन के साथ आपको उसका क्या करा है, डिटेल भी पढ़ा दी, जिससे क्वेश्चन का मैटर कहीं से भी बने, आपसे क्वेश्चन छूटे ना। तो आई होप क्या हम क्या कर रहे हैं, 100+ वाली रणनीति पर अपने पर फोकस करे हुए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी रणनीति को भी तेज धार देते जा रहे हैं। क्योंकि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो बस टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।